द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान। चैप्टर 9। रोया का जीवन लगातार बढ़ता जा रहा था, रोमांच से भरपूर होता जा रहा था। ठीक जब उसे लगता कि वह किसी बड़ी उपलब्धि के शिखर पर पहुंच गई है, उदाहरण के लिए श्री फखरी की दुकान में मौजूद रूसी उपन्यासों के सभी अनुवाद उसने पूरे कर लिए थे, तभी एक नया रोमांचक मोड़ आ जाता था। देश में कलात्मक जागृति आ रही थी और बुद्धिजीवियों का एक नया वर्ग उभर रहा था। शहर प्रकाशन, सिनेमा, रंगमंच, साहित्य और कला के क्षेत्र में फलता-फूलता जा रहा था। अब जब उसकी सगाई हो चुकी थी, तो वह और बहमन बिना किसी संरक्षक के मिल-जुल सकते थे और बिना किसी चिंता के शाम को भी खुलकर बाहर जा सकते थे। बहमन के दोस्त जहांगीर के पास एक असली ग्रामोफोन था। उसके पास पूरब और पश्चिम दोनों के रिकॉर्ड थे। वे दोनों एक जोड़े के रूप में उसकी पार्टियों में रोया ने एक विदेशी भाषा में गाने सुने, जो इतने कामुक थे कि रहस्यमय लगते थे, इतने मधुर कि वे कठिनाइयों को भी कम कर देते थे। जहांगीर की नृत्य पार्टियां गुरुवार की रात को होती थी, जो शुक्रवार की छुट्टी की पूर्व संध्या होती थी। उनके माता-पिता के पास सभी आधुनिक गैजेट उपलब्ध थे, जैसे कि ग्रामोफोन। बहमन ने कहा कि जब उनकी माँ को पहली बार पता चला कि जहांगीर का परिवार धन-दौलत से लबालब भरा है, तो उसने लालच से उनकी दोस्ती को बढ़ावा दिया। इस पर रोया ने मुंह बनाया। श्रीमती असलान निसंदेह साहला जैसी संभ्रांत, धनी युवती को लेकर उत्साहित थी, जो जहांगीर के घर में बहमन के लिए संभावित जीवन साथी हो सकती थी। अरे वाह, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। रोया और बहमन के आते ही जहांगीर ने उसे गले लगा लिया। देखो, उसने बाकी मेहमानों को आवाज लगाई। ये तो एकदम परफेक्ट कपल हैं। क्या हम दो और इतने खूबसूरत लोगों को जानते हैं? बस इन्हें देखिए। बधाई हो। रोया और बहमन की सगाई बेहद शानदार और ताजगी भरी थी। उनका वैवाहिक जीवन जश्न मनाने के लायक था और भीड़ में मौजूद कुछ महिलाओं के हाव-भाव से तो यही लगता था कि यह रिश्ता वाकई ईर्ष्या का पात्र था। आज रात के खाने में क्या है? बहमन ने पूछा। टैंगो, मेरे दोस्त। रोया तो पिसे हुए खरबूजे और बर्फ से भरे प्यालों से सजी मेज तक भी नहीं पहुंच पाई थी। वह और बहमन चारों ओर से घिरे हुए थे। सबके बीच बहमन हमेशा से आकर्षण का दमक रहा था। हालांकि ग्रामोफोन, संगीत और नृत्य की जानकारी जहांगीर के पास थी, फिर भी हर कोई बहमन को ही चाहता था। उसी के साथ उन्होंने अपने पहले कदम सीखे। उसी के लिए वे इश्कबाजी करती थी। बहमन को सिनात्रा और रोज़मेरी क्लूनी के गीतों के बोल रटे थे, भले ही वह भाषा न जानता हो। सगाई के बाद से अन्य समारोहों में उसके साथ रहने से रोया जानती थी कि अगर कमरे में कोई हिस्सा शांत हो जाता, अगर 1 मिनट के लिए भी बात नीरस हो जाती, तो बहमन की उपस्थिति से सब कुछ फिर जीवंत हो उठता था। उसके नृत्य करते समय उनकी हरकतों से मंत्रमुग्ध हुए बिना रहना मुश्किल था। रोया भली-भांति जानती थी कि वह अकेली नहीं थी जो उससे मोहित थी। उसके पास बैठी लड़कियां जोर-जोर से हंसती थी और जब वह चुटकुले सुनाता था, तो मुग्ध हो जाती थीं। मेरे साथ आओ। बहमन ने रोया का हाथ पकड़ा और उसे धक्का देकर आगे बढ़ गया। वह उसे बैठक के बीचों-बीच ले गया। एक वाल्ज नृत्य शुरू हो गया था। वह नृत्य कर सकती थी। यह उन पहले नृत्यों में से एक था जो बहमन ने उन्हें सिखाए थे और उसने जारी के साथ हफ्तों अभ्यास किया था। जारी रोया को उनके शयन कक्ष में आगे-पीछे खींचती थी और गलती करने पर उसे डांटती थी। रोया, याद रखो, यह हमारा हाथों का घुमाना, कमर मिलाने वाला फारसी नृत्य नहीं है। यह गंभीर है। ध्यान केंद्रित करो। बहमन के हफ्ते दर हफ्ते के निर्देश और जारी के जबरदस्ती अभ्यास से रोया का आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब वह बहमन के साथ कमरे में इतराती हुई अपनी जानी-पहचानी खुशबू को महसूस कर रही थी। खाना खत्म होने के बाद उसने कहा, मुझे एक ड्रिंक चाहिए। उसने उसे जाने दिया। नाश्ते की मेज पर
रोया ने पिसी हुई खरबूजे की बर्फ से भरा एक ग्लास और एक चम्मच उठाया। मीठे खरबूजे की बर्फ ने उसके मुंह को भर दिया। अचानक उसके कंधे पर किसी ने थपथपाया। उसे बहमन को देखने की उम्मीद थी, लेकिन उसकी जगह एक लंबी, लहराते बालों वाली, सांवली त्वचा और होंठ के ऊपर एक फिल्मी सितारे जैसा तिल। असली या बनावटी, अगर जारी यहाँ होती तो उसे पता होता। उसे घूर रही थी। साहला, वही लड़की जो कैफे में मिली थी। प्यास लगी है? उसने पूछा। उसकी आवाज कर्कश और खुरदुरी थी। हाँ, रोया बस इतना ही कह पाई। न नमस्कार, न परिचय, न ही कोई शिष्टाचार। वाह, तुमने जाल फेंका और उसे पकड़ लिया। वाह, वो तो हमेशा से ही चालाक रहा है, लेकिन पता नहीं कैसे। लड़की ने रोया के बालों की ओर उसकी हरी पोशाक को गौर से देखा। तुमने ये कर दिखाया। ये तो अविश्वसनीय है। रोया के गाल में तरबूज और बर्फ जमे हुए ही रह गए। सोचो, जहांगीर नहीं चाहता था कि मैं आज रात आऊं, क्योंकि उसे डर था कि इससे बहमन या तुम नाराज हो जाओगी। जहांगीर और मैं लगभग पूरी जिंदगी से दोस्त हैं। मैं उसकी पार्टी में क्यों न जाऊं? इसके अलावा मुझे खुद करीब से देखना था कि बहमन को इतना आशिक मिजाज क्या बनाता है। और अब उसने रोया को फिर से ऊपर से नीचे तक देखा। मुझे पता चल जाएगा कि आखिर ये सब हंगामा किस बारे में है। सैलजा की नज़र रोया के जूतों पर पड़ी। ये उसके हाई स्कूल यूनिफॉर्म वाले बेबी डॉल जूते नहीं थे। ये मम्मन के जूते थे, हरे रंग के साबर के। किनारे पर एक छोटी सी पीतल की बलक लगी हुई थी। हे भगवान, देखो! सालजा ने सिर हिलाया, नाक सिकोड़ी और फिर चली गई। सब ठीक है। बहमन नाचते नाचते चेहरा लाल करते हुए उसके पास आया। रोया ने तो यह भी नहीं देखा कि वाल्ट्स के बाद वह किसके साथ नाचा था। वह लोगों को उसकी ओर आकर्षित होने से नहीं रोक सकती थी। मर्द और औरतें हमेशा उसकी ओर खींचे चले आते थे। अरे, क्या हुआ? उसने पूछा। रोया ने बर्फ पर अपने दांत जोर से मारा। कुछ नहीं। मेमन ने लहराते बालों वाली उस फिल्मी स्टार जैसी दिखने वाली लड़की की तरफ देखा, जो कमरे के दूसरे कोने में चली गई थी। प्लीज, उसकी चिंता मत करो। मैंने उसे तुमसे बात करते देखा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने आज रात यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। उसने क्या कहा? रोया कुछ नहीं बोल सकी। उसके हाथ से गिलास लिया और उसे मेज पर रख दिया। उसने उसे अपने करीब खींचा और उसकी गर्दन को छुआ। अरे रोया, चलो ना। वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसने उसके माथे पर चुम्बन किया, ठीक उसी जगह जहां मम्मा करती थी कि उसका भाग्य अदृश्य स्याही से लिखा हुआ है। कमरे के दूसरी तरफ लहराते बालों वाली और मुंह फुलाए साहला भी इस चुम्बन को नहीं चूक सकती थी। वह तुम्हें देख सकती है। रुक जाओ। हर कोई तुम्हें देख सकता है। अच्छा, उन्हें करने दो। मैं चाहता हूं। उसने उसे फिर से चूमा। पूरी दुनिया के सामने तुम्हें चूमना। बस करो, रोया ने कहा। लेकिन चौथे चुम्बन के बाद, जब वह इतना करीब आ गया कि वह उसकी कमीज का पसीना महसूस कर सकती थी, तब वह साहला के बारे में लगभग भूल ही गई। शाम की पार्टियां और नृत्य, संगीत और महिलाओं का पुरुषों के साथ मेलजोल, अमेरिका के गाने और नृत्य, बर्फ जैसे ठंडे गिलासों में कुचला हुआ खरबूजा, जिसमें कभी कभी कुछ ऐसा मिलाया जाता था जिसके बारे में उसे यकीन था कि वह शराब ही होगी। यह सब एक अनोखा अनुभव था। उसके लिए यह एक अप्रत्याशित गुप्त दृश्य था। कौन जानता था कि दुनिया बदलने वाला लड़का नाचना भी जानता है, कि उसके दोस्तों का यह समूह है, कि वह हमेशा लोकप्रिय धनी प्ले बॉय जहांगीर के इतना करीब है। मुझे उम्मीद है कि वे सब ईर्ष्या से तड़पेंगे, बहमन ने कहा और अपना चेहरा उसकी गर्दन में सटा दिया। मुझे लगता है तुम बस तड़पना चाहती हो। रोया खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम्हारे साथ, हमेशा। हमारी शादी में कितना समय बचा है? उसने धीरे से उसके गले को चूमा।
अब तमीज़ से पेश आओ साहब, मैं एक नेक लड़की हूँ, उसने चिढ़ाते हुए कहा, लेकिन उसने उसे अपने होठों से अपनी गर्दन की बनावट को महसूस करने दिया। फिर उसने अपनी गहरी आँखों में चमक लिए हुए ऊपर देखा, वही आँखें जो स्टेशनरी की दुकान पर पहले दिन उसे खुशी से भरी हुई लगी थीं। मैं तुम्हारे साथ होने के दिनों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। रोया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वे आमने-सामने उसी तरह खड़े थे। उनकी सांसें गर्म थीं। उनका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। ठीक है, अब तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, उसने आखिरकार कहा। मैं बुरी तरह फँसना चाहता हूँ, उसने कराहते हुए कहा और हँस पड़ा। उसने उसके कॉलर से एक रुई का टुकड़ा उठाया। तो अब दुनिया को बदलने वाले लड़के के रूप में क्या आप कृपया इन लोगों के सामने एक आदर्श बन सकते हैं? बच्चों, बच्चों, जहांगीर ने अपने हाथ हवा में उठाए और कमर मटकाते हुए कहा, अब नाचने का समय आ गया है। उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बजाया और कमरे में गिटार की मधुर धुन गूंज उठी। बहमन, इधर आओ। जहांगीर ने कमरे के दूसरी ओर इशारा किया। मैं तुम्हें प्रदर्शन करके दिखाना चाहता हूँ। बहमन चलकर पास आया और वे आमने-सामने गाल से गाल मिलाकर खड़े हो गए। जहांगीर की बाँह बहमन के कमर में थी और दूसरी बाँह बहमन के हाथ में थी। जहांगीर ने बहमन को कसकर गले लगाया और वे धीरे-धीरे आगे बढ़े। गाना कामुक था, लगभग मदहोश कर देने वाला। रोया के मन में एक ऐसी चीज़ की लालसा जाग उठी, जिसे वह परिभाषित भी नहीं कर सकती थी। कुछ ऐसा, जो वर्जित और लुभावना दोनों था। जहांगीर और बहमन को नृत्य करते देखना, मानो दो अजनबियों को देख रही हो, मानो वह उस चीज़ को देख रही हो, जिसके लिए वह कभी तरसती नहीं थी। ट्यूटोरियल के बाद, लड़कियों की खिलखिलाहट और हँसी के बाद और गाने खत्म होने पर, बहमन ने जहांगीर का हाथ छोड़ा और रोया को कमरे के बीच में ले गया। कुछ साहसी जोड़े भी उनके साथ शामिल हो गए, जिन्होंने कोशिश करने का साहस दिखाया। जब जहांगीर ने गाना फिर से शुरू किया, तो रोया और बहमन ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। पहले तो वे लड़खड़ा गए, वे डगमगाए और रोया लगभग गिर ही गई। बहमन की ठुड्डी पर उगी हल्की सी दाढ़ी रोया के गालों में चुभ रही थी। उसके इतने करीब होने से रोया के अंदर एक तीव्र इच्छा जागृत हुई कि उसे खुद के कदमों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर करना पड़ा। उसकी हरकतें गलत थीं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसका शरीर बहमन के शरीर से लिपटा हुआ था। उसकी बाँह उसके साथ एक रूप थी। उसका हाथ उसके हाथों में था। बहमन अपने किरदार में बना रहा। ट्यूटोरियल में जहांगीर के गंभीर और कामुक हाव-भाव की नकल करता रहा। इससे रोया मुस्कुरा उठी और बहमन ने मानो उसे डाँटने के लिए भौहें चढ़ाई। इसलिए रोया ने भी तुरंत उसके गंभीर, नकली भाव की नकल की। उन्होंने बार-बार कोशिश की कि जब तक वे बिना गिरे कमरे के उस पार जाने में कामयाब नहीं हो गए। अगर वह भाग्य में विश्वास रखती, तो जानती कि उनका मिलना, इस तरह प्यार में पड़ना और सिर्फ साथ रहना ही नियति थी। उसका शरीर उसके शरीर में इस कदर समाया हुआ था, मानो उसे अपना घर मिल गया हो। उसका उस स्टेशनरी की दुकान में होना नियति थी। जब वह सीटी बजाते हुए अंदर आया, उसका उसके साथ रूमी की कविताएं साझा करना, उसके साथ ही जुड़ाव महसूस करना नियति थी। ये सब होना ही था। अब उसके बिना जीवन की कल्पना करना असंभव था। वह उसकी थी। बात इतनी सरल थी कि यह नियति से कहीं बढ़कर था। यह वास्तविकता थी, लगभग एक व्यावहारिक सच्चाई। यह कोई सपना नहीं था, यह एक सीधा-साधा तथ्य था। अरे, तुम क्या सोच रही हो? बहमन ने उससे पूछा, जब वे फर्श पर फिसल रहे थे। नाचते समय किसी को इतना गंभीर होते कभी नहीं देखा। तुम बहुत अच्छा कर रही हो, डरो मत। ओह! रोया ने कहा, धन्यवाद। गिटार की मोहक धुन उनके पूरे शरीर में गूंज उठी। वह सही था। चिंता क्यों करें? इन सब बातों का कोई महत्व नहीं था।
वे साथ थे और यही सबसे महत्वपूर्ण था और हमेशा रहेगा। तुम कहाँ हो? तुम बहुत दूर हो। उसने उसकी गर्दन पर चुंबन किया। क्या मैं तुम्हारे और करीब आ सकता हूँ? हम तो मानो एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तुम्हारा सपना सच हो गया। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, वह मुस्कुराया। लेकिन आपके विचार, ऐसा लगता है जैसे आप दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे पता है कि कोशिश करना बेकार है। जब मैं आपसे पहली बार मिला था, तब भी आपके चेहरे पर एकाग्रता और वही गहरा भाव था। तुमने बेवकूफ़ों की तरह सीटी बजाई। तुमने मेरी तरफ देखा तक नहीं। उसे लगा कि नृत्य समाप्त हो गया है, लेकिन गाना दूसरे गाने में घुल मिल गया। बहमन का उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। वे दोनों साथ साथ नाचते रहे। उसे पता नहीं था कि बाकी जोड़ों ने ये नाचना बंद कर दिया था या नहीं। उसका चेहरा उसके चेहरे के इतने करीब था कि उसे उसकी सांसों में तरबूज की महक जरूर महसूस हुई होगी। पिछली सर्दी, राजनीति, रैलियां, तुमने मुझे बचा लिया, उन्होंने कहा, मुश्किल से। तुमने किया, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। वह सोच रही थी कि उसका मतलब क्या है। क्या उसने उसे राजनीति में और भी गहराई से फंसने से बचाया? क्या उसने उसे साहला से शादी करने से बचाया? क्या उसने उसे उसकी माँ के दबाव से बचाया? वह पूछना चाहती थी, लेकिन वह इस झंझट में पड़ना भी नहीं चाहती थी। राजनीति से भरी वह सर्दी अब एक कोमल, मीठी बसंत में बदल गई थी। सीरनी, मक्खन से बनी पेस्ट्री और कड़वी गाढ़ी मलाईदार कॉफी के स्वाद के साथ यह हमेशा के लिए रोया की यादों में बसी रहेगी। अब आप पहले की तरह राजनीतिक नहीं हैं, उसने स्वीकार किया। अब मुझे इससे उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं चिंतित हूँ हमारे बारे में। वे मोसादेह को सत्ता से हटाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का नाम सुनते ही उसका हाथ ढीला पड़ गया। बेशक, मुझे लगा था कि अब आपके लिए इन सब बातों का कोई महत्व नहीं रह गया है। आपने अभी अभी तो कहा था, रोया जून, हमारे लिए राजनीति से परे कुछ भी नहीं है। हम चाहें या ना चाहें, इस देश में हर चीज राजनीति से ही चलती है। सब कुछ, नृत्य, ग्रामोफोन, ये लड़कियां जो किसी अमेरिकी फिल्म के किरदारों की तरह सजी धजी हैं। क्या आपको लगता है कि यह सब राजनीतिक लोगों के प्रयासों के बिना संभव हो सकता है? उसे एक और तरबूज के चूरे से बनी आइस ड्रिंक चाहिए थी। वह बैठना चाहती थी। वे एक दूसरे से इस कदर लिपटे हुए थे कि वह गंभीर तो था ही, साथ ही अचानक सुन्न भी हो गया था। अगर वह इस नृत्य के बीच में अपने शरीर को अलग थलग करने की कोशिश भी करती, तो शायद यह असंभव होता। प्रकृति के नियमों के विरुद्ध, भाग्य के विरुद्ध। आप चिंतित हैं? उसने आह भरी। प्रधानमंत्री के बारे में? मैं समझ गई। ऐसी अफवाहें कि वे उसे सत्ता से हटाना चाहते हैं। वे कौन हैं? शाह की सेना, अंग्रेज, अमेरिकी, ये सब मिलकर। मैंने सुना है कि वे तुम्हारे लिए पागल हैं। जहांगीर अचानक साहला के साथ उनके पास से टैंगो डांस करते हुए गुजरा। जहांगीर की बाहों में जकड़ी साहला छत पर टकटकी लगाए हुए झूमर को निहारती रही। मुझे बस रोया रोया सुनाई दे रहा था, जहांगीर ने गुनगुनाया। जब जहांगीर और साहला गुस्से में इधर उधर घूमते, तो बहमन ने उसे और भी कसकर पकड़ लिया। साहला की घूरती निगाहों से झूमर की बत्ती भी बुझ सकती थी। बहमन उसकी ओर झुका और फुसफुसाते हुए बोला, क्या तुम्हें पता है कि साहला का परिवार शाह के लिए काम करता है? उसके पिता शाह के पुलिस के सहयोगी हैं। भगवान, कृपया मुझे यह बताना कि तुम्हें लगता है कि वह शाह के लिए जासूस है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि मैं किसी पर भी भरोसा नहीं करता। उसकी बेल्ट उसे चुभ गई। क्या उसे पता है कि तुम मोसादेह के भाषणों को पूरे शहर में फैला रहे हो? क्या वह तुम्हारी माँ के द्वारा तय की गई शादी की प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए तुमसे बदला लेगी?
बहमन ने अपना गाल उसके गाल से सटा दिया और चुप हो गया। उन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में कोई बात नहीं की। वे बस नाचते रहे, एक दूसरे को और कसकर पकड़े हुए, मानो जहांगीर की बैठक कक्ष में बीचों बीच ही वे एक दूसरे को खो बैठेंगे। एकदम परफेक्ट कपल। क्या साहला और उसके बाकी सारे दिखावटी दोस्त हमें बुरी नज़र से देखेंगे? रोया ने कमरे में नाचते हुए पूछा। कभी कभी उनकी ईर्ष्या इतनी गहरी होती है कि उसे महसूस किया जा सकता है, मानो उसे छुआ भी जा सकता है। अरे छोड़ो भी, बुरी नज़र जैसी बातों पर विश्वास मत करो। ये सब अंधविश्वास है। काश हमारी संस्कृति इससे आगे बढ़ पाती। हमारे पास जो है उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। खैर, जो होना था वही हुआ। मुझे लगता था कि आप अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते। मैं नहीं। क्या इसका मतलब नियति कहने का दूसरा तरीका नहीं है? वह मुस्कुराया। हमारे बीच कुछ भी नहीं आ सकता। हम पर किसी का भी बुरा असर नहीं पड़ सकता। तुम्हारी माँ, उसने हिम्मत करके फुसफुसाया। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। वह शर्म से उनके पैरों की ओर देखने लगी। माफ करना। देखो, वह अचानक गंभीर हो गया। वह मान जाएंगी। तुम भी मान जाओगी। संगीत चरम पर पहुंच गया। नाटकीय स्वर अपने चरम पर पहुंच गए। बिना किसी चेतावनी के उसने उसे डुबो दिया। खून उसके सिर में दौड़ गया। कमरा घूमने लगा। सब कुछ उलट पुलट हो गया। तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती, उसने उसे ऊपर खींचते हुए कहा। मैं कहीं नहीं जा रहा, कभी नहीं। थैंक यू।